कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाँ, तो देखिए अपनी पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, और अब हम चैप्टर वाइज जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग प्रश्न परीक्षा में जिस तरीके से पूछे जाने हैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी करने वाले हैं और चैप्टर वाइज करेंगे। तो ये चैप्टर फर्स्ट है सेकंड बुक का। इस सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में से एक तो आएगा बहुविकल्पात्मक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसे एमसीक्यूज अपन कहते हैं, और एक आएगा इसका निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो ओपन करने वाले हैं, जितने भी इसके रिक्त स्थान हैं वो भी करेंगे, ताकि उससे भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि उससे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है और वन लाइनर से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और फिर इसका करेंगे अपन एक निबंधात्मक प्रश्न, एक या चार पांच जो इंपोर्टेंट है वो मैं करा दूंगा, तो आपको निबंधात्मक प्रश्न उसमें से मिल जाएगा। अभी फिलहाल अपन केवल हिंदी मीडियम में ही करेंगे इसे। अगर आप में से कोई इंग्लिश मीडियम का भी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो अपना चैप्टर रहेगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अपन दोनों में करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई थी। आपको याद होगा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी और इन्होंने ये सुझाया था कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट सौंपी थी वो रिपोर्ट लागू कब करी थी ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और जो भी आंसर आपको आता है उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप ये मानिए ये आपका फाइनल एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस आपको फील हो जाएगा। तो आंसर, इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों, 4 जो ऑप्शन है उसमें से 1956, 1 नवंबर 1956 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 1 नवंबर 1956 को ये जो रिपोर्ट थी, इस आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, किस नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी, इसमें से राइट ऑप्शन रहेगा खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। इन्होंने देश के विभाजन का विरोध भी किया था, वो पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे और गांधी जी के काफी सहयोगी थे। इन्हें भारत के सपोर्ट में थे और भारत रत्न जो है वो इन्हें दिया गया था। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। जब देखो देश, एक तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है, भारत जब आजाद हुआ तो उस समय जो गवर्नर थे वो तो भारत के गवर्नर रहे थे, लेकिन उनके बाद में फिर प्रथम भारतीय कौन था जिनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया था, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। माउंटबेटन आपको याद होगा, माउंटबेटन के बाद में प्रथम भारतीय व्यक्ति जिनको गवर्नर जनरल नियुक्त किया था वो सी राजगोपालाचारी थे। ये भारत के थे, इसलिए पूछा कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भारत के पहले व्यक्ति थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस संघीय राज्य के निकट है। आपने देखा होगा हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, भारत को, ये भारत जो है एक राज्यों का संघ है, तो ये राज्यों का संघ है, मतलब सभी राज्यों को मिलाकर के एक संघ बनाया है। तो ये ऐसी व्यवस्था किस, इसमें से कौन से राज्य से ली गई, मतलब वहां किसके संविधान में थी। क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है ना, वो हमने जो, जब देश के हमारे जो विद्वान लोग थे जिन्होंने संविधान सभा के तहत जिनको लिया गया था, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया और अलग अलग राष्ट्रों के संविधान में जो अच्छी अच्छी बातें थी वो हमारे संविधान में शामिल की गई है। तो संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है, तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ब, कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था, देश स्वतंत्र कब हुआ। देखो ये तो सबको पता है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बट ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं परीक्षा में, और चूंकि इसमें से एक ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से आएगा तो हमें कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। सही जवाब है सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, मतलब 14 अगस्त की रात्रि, और फिर नेक्स्ट डे 15 अगस्त था, तो ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत पाक विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, रियासतें कितनी थी, अलग अलग छोटी बड़ी टोटल रियासतें जिनको मिलाकर के फिर एक भारत का निर्माण हुआ था। तो टोटल 565 रियासतें थी और इन 565 रियासतों का एकीकरण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में इन सभी रियासतों का एकीकरण हुआ, इसलिए तो सरदार पटेल साहब को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम की थी वह कौन था? मतलब कि भैया हम दो राष्ट्र बनाएंगे, एक भारत था चूंकि पूरा एक राष्ट्र था और देश जैसे जैसे आजादी नजदीक आती जा रही थी वैसे वैसे द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग भी जो है वो तेजी पकड़ती जा रही थी। बट ये सबसे पहले किसने कहा कि भाई हम इसके दो राष्ट्र बनाएंगे, हम इसके दो टुकड़े करेंगे, ये मांग किसने रखी थी सबसे पहले? तो राइट आंसर रहेगा मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? अभी देखो हमने प्रश्न किया था ना कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू कब किया था, तो उस आयोग की लागू तो किया था 1 नवंबर 1956 को, लेकिन ये पुनर्गठन आयोग बना कब था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था, ऑप्शन ब इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो अभी हमने देखा कि देश में टोटल 565 रियासतें थी। इन समस्त रियासतों को एक करके, क्योंकि कुछ रियासतें भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी, कुछ तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि हैदराबाद, और कुछ पाकिस्तान में भी मिलना चाहती थी। तो इन सभी को अपने कुशल नेतृत्व की वजह से जो है वो भारत संघ में शामिल कर पाए वो व्यक्ति थे सरदार पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां कि भारत का संविधान कब लागू किया गया? आपको याद होगा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था, लेकिन संविधान हमारा उस समय लागू नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। संविधान के निर्माण में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और उसी दिन 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू किया था 26 नवंबर 1950, यानी 2 महीने के बाद में। तो सही जवाब रहेगा 26 नवंबर 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसी दिन हमारा राष्ट्र जो है वो गणतंत्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आपको याद होगा 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है और इस युद्ध के दौरान जो है वो बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उभरता है और सबसे पहले भारत ने उसे मान्यता भी दी थी। तो 1971 की यह घटना है और 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता होता है, जिसमें भारत की तरफ से जो है वो इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो अभी जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, नहीं अभी जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वो 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और दूसरा पाकिस्तान जो अभी फिलहाल पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ये भारत के बंगाल को विभाजित करके एक टुकड़ा पूर्वी जो बंगाल था उसे पूर्वी पाकिस्तान बनाया और जो पश्चिम बंगाल था वो आज भी पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी पाकिस्तान फिलहाल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, प्रसिद्ध फिल्म गर्म हवा किस वर्ष बनी थी? तो गर्म हवा बच्चों 1973 में बनी थी, राइट आंसर है ऑप्शन द 1960। अगला क्वेश्चन है 15वां, 1960 में विभाजित होने से पहले बॉम्बे राज्य में कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती थी? तो बॉम्बे जो राज्य था यहां पर एक तो मराठी बोली जाती थी और एक गुजराती बोली जाती थी। ये 2 भाषाएं बोली जाती थी और बाद में इसका विभाजन करके दोनों प्रांतों को अलग अलग किया। गुजराती भाषा वाले प्रांत को गुजरात नाम दिया गया और मराठी भाषा वाले प्रांत को महाराष्ट्र नाम जो वो दिया गया। तो ये 2 भाषाएं यहाँ पे बोली जाती थी। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, नोआखली अब जिस देश में है वह है? देखो नोआखली फिलहाल जो है वो बांग्लादेश में है और जब देश आजाद हुआ 1947 की बात है, सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। नोआखली विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा दंगों से प्रभावित रहने वाला स्थान था और उसके बाद फिर वहां पे गांधी जी तकरीबन 4 महीने तक नोआखली में रहे थे। नोआखली के जो हिंसा प्रभावित इलाके थे, गांव थे, वहां पे गांधी जी द्वारा किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 17वां, दिसंबर 1952 में भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? हम सब जानते हैं कि भाषा के आधार पर भारत का प्रथम जो राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। सही जवाब रहेगा ऑप्शन आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी? तो इसे हम पहले भी कर चुके हैं। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक भाषण किसने दिया था? तो ये भाषण जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। देश जब आजाद हुआ तो 14-15 अगस्त की रात्रि को गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसी भाषण को चिर प्रतीक्षित भाग्यवधु से भेंट या फिर इसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैज अहमद फैज का पाकिस्तानी शासन तंत्र से हमेशा टकराव बना रहा। किस बात को लेकर के टकराव बना रहा? तो इनका मानना ये वामपंथी रुझान के कारण जो है वो इनका हमेशा पाकिस्तानी शासन तंत्र से टकराव रहा था। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? तो ये रहा था सरदार पटेल साहब का, जिन्होंने 565 रियासतों का एकीकरण अपने कुशल नेतृत्व के कारण किया था। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो हैदराबाद की जो रियासत थी वहां के जो शासक थे वो निजाम के नाम से जाने जाते थे। सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां प्रश्न है कि भारत का पहला भाग जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपना करके चुनाव हुए थे तो ये मणिपुर था, जहां पे सबसे पहले जो है वो भारत में ये सार्वभौमिक मताधिकार सिद्धांत वयस्क मताधिकार सिद्धांत के आधार पर चुनाव करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां कि विशाल आंध्र आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो विशाल आंध्र आंदोलन इसलिए चलाया था कि आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाया जाना था, तो इसलिए ये चलाया गया था। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, देखो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में बना था, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? उस समय कितने बनाए गए थे? तो 14 तो राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27वां है, बृहत्तर पंजाब से निर्मित राज्य हैं। तो जो एक बृहत्तर पंजाब राज्य था उससे कौन कौन से राज्य बने थे? वैसे पंजाब का भी विभाजन करके उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में मिलाया गया था। उस समय पंजाब और बंगाल दो ऐसे राज्य थे जिनको विभाजित किया था, और बाद में जब भारत में पंजाब राज्य को विभाजित करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाए गए थे। निम्न में से कौन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है? तो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिया था आजादी के अवसर पर देश को संबोधित करते समय, तो उन्होंने जो चिर प्रतीक्षित भाग्यवधु से भेंट नामक जो भाषण दिया था उसी भाषण को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। नेहरू जी का संबंध है इससे। ऑप्शन स इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने प्रमुख चुनौती क्या थी? तो देश जब आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत को एक तो एकता के सूत्र में बांधे रखना, क्योंकि 565 रियासतें थी, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे रहते थे, सांप्रदायिक हिंसा वैसे ही भड़क चुकी थी। तो पहली समस्या तो थी देश को एकता के सूत्र में बांध के रखना, भाषाई आधार पर अलग अलग राज्यों के गठन की मांग उठ रही थी। दूसरा था लोकतंत्र कायम करने की, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे राजतंत्र था, छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थी, उनमें जो है वो राजाओं का शासन था। तो वही भारत जब आजाद हुआ तो देश ने लोकतंत्र को अपनाया, तो किस तरीके से इस लोकतंत्र को हम कायम रखें, ये समस्या थी, क्योंकि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान उस समय सैनिक शासन की तरफ आगे बढ़ चुका था। दूसरा था आर्थिक विकास करने और गरीबी को समाप्त करना, कि देश को, क्योंकि उस समय देश में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी, हमें खाद्यान्न जो है वो आयात करना पड़ता था, और जो गरीबी थी उसको किस तरीके से समाप्त किया जाए, तो ये समस्त समस्याएं उस समय देश के सामने थी। तो सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखो रिक्त स्थान के प्रश्न भी कर लेते हैं। वैसे इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, बट ये जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं और जो वन लाइनर होते हैं एक एक लाइन वाले, वो भी ऑब्जेक्टिव में बदल सकते हैं, उससे भी ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। तो हम इन सभी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की जनता को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था, उनका यह प्रसिद्ध भाषण किस नाम से जाना गया है? तो अभी देखो हमने 2 बार वो प्रश्न कर लिया है कि स्वतंत्र भारत की जनता को, मतलब जब देश आजाद हुआ तो आजादी के अवसर पर 14-15 अगस्त की रात्रि को नेहरू जी ने जो भाषण दिया था उसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या फिर चिर प्रतीक्षित भाग्यवधु से भेंट नामक नाम जो है वो उसको दिया गया था। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, या हिंदी में आप लिख सकते हैं चिर प्रतीक्षित भाग्यवधु से भेंट।
नेक्स्ट है कि सन रिक्तिस्तान का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल रहा था। तो देश जब आजाद हुआ तो आजादी के समय 1947 के समय देश में विस्थापन, यानी यहां से भारत से लोग पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से लोग भारत आए थे अपना सब कुछ छोड़ करके, और उस दौरान हिंसा बढ़ गई थी। तो ये साल जो है वो हिंसा और विस्थापन का वर्ष जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान में रिक्तिस्तान अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को रिक्तिस्तान का अधिकार जो है वो दिया गया है। तो संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है कि भारत के नागरिकों के 6 मूल अधिकार रहेंगे, ऐसा उल्लेख है। और साथ ही साथ प्रत्येक हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है कि जो भी वयस्क जो व्यक्ति है 18 वर्ष जिसने उम्र पार कर ली है, और वो व्यक्ति वहां पे मतदान कर सकता है। नेक्स्ट है कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया। तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रजवाड़ों के शासक पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल होते थे। तो जब उन रजवाड़ों के सामने ये शर्त रखी कि भाई आपको या तो भारत संघ में शामिल होइए या फिर पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखिए, तो कुछ ने पाकिस्तान में सम्मिलित होना स्वीकारा, कुछ भारत में स्वेच्छा से सम्मिलित हो गए और कुछ को बलपूर्वक सम्मिलित किया गया। तो जो भी भारत में सम्मिलित हुए उन्हें जो है वो हस्ताक्षर करने पड़ते थे, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके भारत संघ में शामिल हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल साहब, जिन्होंने राष्ट्र को एकीकृत किया था, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले गृह मंत्री थे और साथ ही साथ ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे। 1947 से लेकर 1962 तक रहे थे लगातार नेहरू जी, और उसके बाद फिर जो है वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनाया था शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1964 से लेकर 1966 तक, और 1964 तक रहे थे नेहरू जी। नेक्स्ट है कि 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? तो 1947 में देश का जो विभाजन हुआ था उसके पीछे द्विराष्ट्र सिद्धांत था, यानी देश को आजादी मिल गई, 2 राष्ट्रों में विभाजित कर दिया जाएगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल के द्वारा दिया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा यह सिद्धांत जो है वो दिया गया था। उनकी मांग थी कि हमें एक अलग धर्म के आधार पर एक अलग राज्य गठित करके हमें एक नया राष्ट्र दिया जाए। नेक्स्ट है, अब देखो थोड़े से अति लघुत्रात्मक प्रश्न ये भी कर लेते हैं क्योंकि इससे भी छोटे छोटे बहुविकल्पात्मक प्रश्न बन सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। जब देश आजाद हुआ तो उस समय क्या चुनौतियां थी? तो पहली चुनौती तो थी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना, और दूसरी चुनौती थी राष्ट्र का विकास करना ताकि समस्त समाज का भला हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्र निर्माण के लिए किन तत्वों का होना अनिवार्य था? तो राष्ट्र निर्माण के लिए भाषाई एकता, सामान्य संस्कृति और सार्वभौमिक भौगोलिक एकता के तत्वों का होना आवश्यक था। अगला क्वेश्चन है मेघालय का निर्माण कब हुआ था? तो मेघालय राज्य का निर्माण 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधक तत्व कौन कौन से थे? तो भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधक तत्व थे निर्धनता, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि प्रमुख समस्याएं थी। तो आज की क्लास में बच्चों हमने किए हैं 41 क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन टाइम की लिमिट के कारण हम आज की क्लास को यहीं पर जो है वो क्लोज करेंगे। और आप मुझे बताइए क्लास कैसी लगी आपको। मैंने आपसे जब क्लास स्टार्ट हुई तो एक प्रश्न किया था कि अगर आप चाहते हैं कि इसको इंग्लिश मीडियम में भी कराया जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा उसे इंग्लिश मीडियम में भी करेंगे।